नमस्कार दोस्तों, हाल ही के कुछ दिनों में भारत और कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनमें काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल जून 2023 में कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। उसके बाद कनाडा ने आरोप लगाया था कि ये जो हत्या है इसमें भारत सरकार डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। और इसके कुछ दिनों बाद जो है कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को ये कहते हुए कनाडा छोड़ने को कहा था कि वो जो है वो कनाडा में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रो का एजेंट है। और इसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को भारत छोड़ने को कहा। तो दोस्तों, कौन है ये निज्जर और एक दूध बेचने वाला कैसे 10 लाख का इनामी टेररिस्ट बना? इन दोनों देशों के बीच जो ये रिलेशन खराब हुए हैं, इससे दोनों देशों को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा? और क्यों कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो वो भारत पर इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2024 को कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार के जो एजेंट है वो कनाडा में कनेडियन नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। वो लोग कनाडा में सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं और कनाडा में जो साउथ एशियन मूल के जो लोग हैं उनको वो लोग टारगेट करते हैं और उनकी हत्या करते हैं। RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। They have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. और इसके बाद 15 अक्टूबर को इस शाम को कनाडा हाई कमीशन के जो अधिकारी हैं वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत का जो हाई कमिश्नर कनाडा में है वो निज्जर की हत्या में इन्वॉल्व था। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने जब कैनेडियन गवर्नमेंट से इस बात के सबूत मांगे तो उन्होंने जो है कोई भी सबूत प्रोवाइड नहीं करवाई। और इसके बाद जो कैनेडियन पीएम है वो वहाँ के एक कमीशन जिसका नाम है फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन उसके सामने जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इस बात के कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है, भारत सरकार जो है वो निज्जर की हत्या में इन्वॉल्व है, लेकिन हमने जो ये बातें बोली है ये एक खुफिया जानकारी के बेस पर बोली है। And at that point it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. फाइव आइज जो देश हैं उन्होंने हमें ये खुफिया जानकारी दी थी कि भारत सरकार जो है उनके एक नागरिक की हत्या में इन्वॉल्व है। अब दोस्तों, अगर बात करें ये फाइव आइज क्या है, दोस्तों ये जो फाइव आइज है ये 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। इन सभी देशों ने एक समझौता किया हुआ है जिसके तहत ये सी से लेकर स्पेस तक की सारी खुफिया जानकारी एक दूसरे को शेयर करते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के एक न्यूज चैनल CBC न्यूज पर आकर एक इंटरव्यू दिया। उसमें वो कहता है कि हम लोग जो है वो पिछले 2-3 सालों से कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ संपर्क में थे। हमने ही जो है भारत सरकार के अगेंस्ट उनको जो है जानकारियां प्रोवाइड करवाई है। तो दोस्तों, अगर भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया एकांत की इंटरव्यू में आकर ऐसी बातें करता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोग कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर भारत के खिलाफ किस तरह की साजिश कर रहे हैं। और इन सब बातों के बाद दोस्तों, भारत सरकार ने कनाडा में जो हाई कमिश्नर है संजय कुमार वर्मा उसको वापस अपने देश बुला लिया और कैनेडियन हाई कमीशन के जो भी अधिकारी है उनको वापस 1-2 दिन में कनाडा जाने को बोला। और भारत सरकार ने कनाडा के इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने जवाब में कहा है कि ये जो सारी बातें हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए की जा रही है और इनके जो पीछे है वो वोट बैंक की राजनीति है जिसको ट्रूडो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगले साल अक्टूबर 2025 में कनाडा में जो है आम चुनाव होने वाले हैं और उसमें जो है जस्टिन ट्रूडो को अपनी हार दिख रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए ओंटारियो के एक बाई इलेक्शन में ट्रूडो की जो पार्टी है उसको हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर ट्रूडो की पार्टी पिछले 3 दशकों से जीतती हुई आ रही थी और इसके साथ साथ एक दूसरे इलेक्शन में जो है वो उसकी पार्टी का जो गढ़ था टोरंटो उसमें भी हार गई है। इससे साफ है कि 2025 के जो चुनाव हुआ उसमें जस्टिन ट्रूडो की विदाई होने वाली है। इसलिए दोस्तों, जो जस्टिन ट्रूडो है वो सिख तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कनाडा की पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें टोटल 338 सीटें हैं और बहुमत के लिए 170 सीटें चाहिए होती, लेकिन 2021 के इलेक्शन में ट्रूडो को केवल 156 सीटें ही मिली जो कि बहुमत से काफी दूर है और उसको 32.6% जो है वोट मिला
जो कि कनाडा के इतिहास में किसी भी रूलिंग पार्टी द्वारा लिया गया सबसे कम वोट परसेंट है। तो उसने 2022 में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक समझौता किया जिसको ट्रस्ट एंड सप्लाई समझौता कहते हैं। एनडीपी के जो 24 एमपी है उनके समर्थन से ट्रूडो जो है अपनी सरकार को चला रहे थे, लेकिन सितंबर 2024 में एनडीपी के जो लीडर है जगमीत सिंह, उन्होंने ट्रूडो की सरकार से अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया, जिसके कारण ट्रूडो ये जो सारा खेल है वो खेल रहे हैं ताकि जो वोट जगमीत सिंह के साथ में है सिखों का वो उसकी पार्टी को शिफ्ट हो जाए। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जो भी कनाडा में सिख है वो सभी खालिस्तानी समर्थक हैं, तो फिर जो जस्टिन ट्रूडो है वो क्यों खालिस्तानी जो समर्थक है उनका फेवर कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कनाडा में जो है गुरुद्वारा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है इसके ऊपर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और गुरुद्वारा के नेटवर्क के कारण जो है फंडिंग भी काफी ज्यादा मजबूत है। अब ये जो खालिस्तानी एलिमेंट है ये इस फंडिंग का जो इस्तेमाल है वो इलेक्शन कैंपेन में भी करते हैं, जिसके कारण ये लोग सरकार को अपनी फेवर में कर लेते हैं। दूसरा जो है, वैसे तो कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है वो सिर्फ 2.1% ही है, लेकिन ये जो कम्युनिटी है ये जहां पर भी है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो जैसे क्षेत्रों में, वहां पर ये काफी ज्यादा निर्णायक वोट बैंक है और एक मत होकर वोट करते हैं। इसलिए ये जो पार्टियां हैं तो फंडिंग के लालच में और दूसरा जो है निर्णायक वोट बैंक होने के कारण इनको नाराज नहीं करना चाहती। और इसके साथ साथ दोस्तों कनाडा में जो है जस्टिन जो सरकार अपनी नीतियों को लेकर भी घिरी हुई है। महंगाई जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कनाडा में बना हुआ है और वहाँ के जो कर्मचारी है वो पब्लिकली महंगाई को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। अभी अगस्त 2024 में कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक कंपनी में जाते हैं और कंपनी के एम्प्लॉय से जो वो हाथ मिलाते हैं तो वो जो एम्प्लॉय है वो हाथ मिलाने से मना कर देता है और कहता है कि वो एक नौकरी पर है लेकिन फिर भी उसे जीवन यापन करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। Four people in my family. Every time we go for a dental visit, it's costing me about $50 in my pocket per person. Okay. Why? I have a good job. You're not really doing anything for us, Justin. Well, actually, इसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो है वो अपनी सरकार द्वारा एम्प्लॉइज के लिए किए गए कामों को जो है वो बताते हैं। okay. The 25% tariff we just brought in on Chinese steel is going to help you out. That's going to keep my job, yeah. That's going to Yeah, keep your job. what about the $400 what about the million 40% taxes I'm paying, and I don't have a doctor? लेकिन एम्प्लॉय फिर कहता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा में सिर्फ 1 साल के लिए है, यानी जस्टिन ट्रूडो अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इमिग्रेशन जो है वो भी कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इसके लेकर भी जो ट्रूडो की सरकार है वो घिर चुकी है। दरअसल दोस्तों बढ़ती हुई आबादी के कारण कनाडा में जो सोशल सर्विस और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। जितनी तेजी से कनाडा में आबादी बढ़ रही है उसके अनुपात में जो घर है वो काफी कम बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो सिख अलगाववादियों को जो खुली छूट मिली हुई है उसको लेकर भी जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो काफी ज्यादा घिरी हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि चाइना जो है कनाडा के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है। कहते हैं कि जो चाइना है वो इलेक्शन के टाइम पे अपनी जो पसंद के कैंडिडेट है उनको जितवाने के लिए फंडिंग करता है। और पिछले कुछ टाइम में ट्रूडो को जो है 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ रहा है। इससे ये साबित होता है कि ट्रूडो अब वहां पर एक लोकप्रिय नेता नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ कनाडा के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग भी ट्रूडो को जो है फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले में फेल बताते हैं। वो कहते हैं कि ट्रूडो जो अपने फायदे के लिए भारत जैसे फ्रेंडली कंट्री पर संगीन आरोप लगा रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिसके कारण ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। दोस्तों निज्जर का जो जन्म है वो 1977 में पंजाब के जालंधर में हुआ था और वो एक दूध का काम करते थे। लेकिन 1995 में जब पंजाब के सीएम बेअंत सिंह का मर्डर हुआ तो निज्जर को भी जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन निज्जर किसी तरह से जो है जेल से भाग गया और रवि शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर 10 फरवरी 1997 को कनाडा पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कैनेडियन गवर्नमेंट को एक शपथ पत्र दिया जिसमें उसने कहा था कि भारत में उसके परिवार को जो है गिरफ्तार किया हुआ है और पुलिस द्वारा उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए उसे असाइलम दिया जाए।
लेकिन कनाडा के जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात को झूठ समझा और उसके द्वारा जो भी अपने ऊपर टॉर्चर के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए गए थे उनको उन्होंने जाली समझा। लेकिन इस बात के 11 दिन बाद ही जो निजर है उसने उस लेडी से शादी कर ली जिसने उसके जो इमिग्रेशन है उसको प्रमोट किया था। लेकिन 1997 में वो लेडी भी जो है एक दूसरे आदमी से शादी करके कनाडा आई थी, इसलिए कनाडा के जो अधिकारी है उन्होंने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के जो दावे है उसको भी खारिज कर दिया। इसके बाद निजर जो है वो 2001 में इस बात को लेकर कोर्ट पहुंचा, जहां पर उसको इस केस में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे तैसे करके निजर को जो है 25 मई 2007 में कनाडा की जो नागरिकता है वो मिल गई। इसके बाद दोस्तों जो निजर है वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रहने लगा और वहां पर एक प्लम्बर का काम करने लगा। लेकिन जब वो ये कर रहा था वो फिर एक खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस उसके संपर्क में आया और उसका जो है कैनेडियन ब्रांच का वो हेड बन गया। ये जो संगठन था सिख फॉर जस्टिस, इसको अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बनाया था। जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो एक वकील और निजर का सहयोगी है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है और भारत सरकार ने पन्नू को भी एक खालिस्तानी आतंकी घोषित किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों साल 2012 में निजर ने जो है यूएन में एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि 1984 में भारत में जो सिख दंगे हुए थे उनको जो है नरसंहार की मान्यता दी जाए। और भारत सरकार ने निजर के ऊपर फिर आरोप लगाया कि 2013 और 14 में निजर जो है वो पाकिस्तान गया था, क्योंकि पाकिस्तान में जो है बब्बर खालसा ग्रुप का जो एक मेंबर था जगतार सिंह साहब वो वहां पर रह रहा था। उससे मिलने के लिए ही निजर जो है पाकिस्तान अक्सर आया जाया करता था। साल 2014 में भारत सरकार ने निजर के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि 14 अक्टूबर 2007 को जो लुधियाना में सिंगार सिनेमा हॉल में जो बम विस्फोट हुए थे उनमें जो निजर है वो मोस्ट वांटेड था और उन पर आरोप लगाया कि ये जो निजर है वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक एक्टिव मेंबर है। ये जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है ये खालिस्तानी मूवमेंट का ही एक संगठन है जिसको बब्बर खालसा के एक पुराने सदस्य जगतार सिंह तारा ने बनाया था। और ये जो संगठन उन्होंने बनाया था ये पाकिस्तानी जो सीक्रेट एजेंसी है ISI उसके सहयोग से बनाया था और पाकिस्तान से ही वो इस संगठन को चलाता था। और ये जो जगतार सिंह तारा है वो 1995 में पंजाब के जो पूर्व CM बेअंत सिंह उनका जो मर्डर हुआ था उसमें शामिल था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन 2004 में ये जो है जेल से भाग गया और पाकिस्तान पहुंच गया। वहीं से जो है ये अपने संगठन को ऑपरेट करता हुआ आ रहा है। आतंकियों को जो है शरण देने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान को शामिल किया गया था उस टाइम ये जो है तारा पाकिस्तान छोड़कर थाईलैंड चला गया था, जहां पर 2015 में उसे दोबारा से गिरफ्तार किया गया और भारत लेके आ गया। अब भारत सरकार ने कहा है कि अब जो ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स है इसका जो हेड है वो निजर है और वो फंडिंग, ट्रेनिंग और जो भी इसके जो अन्य काम हो वो सारे निजर ही करता है। 2015 में भारत सरकार ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा था कि निजर के ऊपर खास नजर रखी जाए, क्योंकि निजर जो है वो भारत में पैराग्लाइडिंग के जरिए गोला बारूद भेजता है। इस बात को निजर ने जो है वो बेतुका कहा था। और इसके बाद 2016 में भारत सरकार ने निजर के ऊपर जो है दूसरा इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया और कहा कि निजर जो है वो भारत में कई टेररिस्ट एक्टिविटीज का मास्टरमाइंड है। इसके बाद निजर ने जो है कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो को एक पत्र लिखा, उसमें उसने कहा कि भारत सरकार ने उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो मनगढ़ंत है, निराधार है और पॉलिटिक्स से प्रेरित है। उसकी जो सिख राष्ट्रवाद की जो गतिविधियां हैं वो पीसफुल और डेमोक्रेटिक है। वो ऐसी किसी भी हिंसक गतिविधि में आज तक शामिल नहीं हुआ है और ना ही ऐसी किसी गतिविधि में वो विश्वास करता है जिसके ऊपर भारत सरकार ने उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए। और साल 2018 में भारत सरकार ने निजर के ऊपर जो है मल्टीपल टारगेट किलिंग्स का आरोप लगाया। और इसी साल 2018 में जो है कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे और ट्रूडो ने उस टाइम के जो पंजाब के CM थे अमरिंदर सिंह उनसे भी जो है मुलाकात की थी। अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को एक मोस्ट वांटेड पर्सन की जो है एक लिस्ट सौंपी थी जिसमें निजर का नाम भी शामिल था। और इसी साल 2018 में निजर जो है ब्रिटिश कोलंबिया के जो सरे है उसमें एक गुरुद्वारा था, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा, उसका जो है चेयरमैन बना। ये जो गुरुद्वारा है ये सरे का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गुरुद्वारा था जो पॉलिटिकल रूप से काफी पावरफुल था। और 2022 में भी जो है निजर वो दोबारा इस गुरुद्वारे का जो है चेयरमैन बना। और अंत में जो है दोस्तों साल 2020 में भारत सरकार ने निजर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंडर एक टेररिस्ट घोषित किया। और इसके बाद साल 2022 में NIA ने पाया कि निजर जो है वो पंजाब में एक हिंदू पुजारी की जो मर्डर हुआ उसका साजिश करता था। इसलिए NIA ने निजर को पकड़ने में मदद करने वाले को 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की।
18 जून 2023 को निज्जर जो है वो सरे के जो गुरुद्वारा था, गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा, उसके अंदर मौजूद था और शाम को वो जो है गुरुद्वारे से निकलकर पार्किंग की तरफ चला गया और 2 मिनट बाद जो है उसको गोली मारकर मार दिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि निज्जर के ऊपर 30 से 50 राउंड जो है वो फायरिंग की गई थी और 2 बंदूकधारी और एक जो ड्राइवर है उनका, वो लोग करीब 1 घंटे निज्जर के वेट में वहां पर बैठे रहे थे। फायरिंग करके वो जो है एक टोयोटा कैमरी गाड़ी में भाग गए और इसके बाद दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि मूल रूप से भारतीय ही थे। लेकिन फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि निज्जर के जो हत्या है उसके पीछे जो जिम्मेदार आदमी है वो कनाडा में जो भारत का हाई कमिश्नर है वो है। और इसके बाद दोस्तों जो कनाडा के पीएम है उन्होंने कहा कि जब वो भारत में सितंबर 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत में आए थे तो वो कहते हैं कि हम जो है निज्जर की हत्या के मुद्दे को जो है उठाना चाहते थे, लेकिन इससे माहौल खराब ना हो जाए इसलिए हमने इस मुद्दे को जो है नहीं उठाया। इसके जवाब में भारत ने कहा था कि जस्टिन ट्रूडो को पहले जो है अपने देश में उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए जो कनाडा में भारतीय जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको जो धमकियां देते हैं। 18 सितंबर 2023 को कैनेडियन पीएम ने अपनी संसद में कहा था कि भारत सरकार जो है उनके जो एक सिटीजन है निज्जर उसकी हत्या में इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तो भारत सरकार को जो है इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर किसी भी विदेशी सरकार की मिली भगत से किसी कैनेडियन नागरिक की हत्या जो है अगर वो होती है तो वो कनाडा की जो है सोवरेनिटी पर हमला है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तो इन भाई साहब को कोई बताए कि ये जो उन लोगों को अपने पास रखे हुए हैं जो लोग भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, क्या वो भारत की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर हमला नहीं? And as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. इसके बाद कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलोनी जोली, उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट पवन कुमार राय को ये कहते हुए कनाडा छोड़ने की बोला कि वो जो है वो कनाडा में भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हेड है और वो कनाडा में जो है ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है। और इसके जवाब में भारत ने भी जो है कनाडा के एक डिप्लोमेट ओलिवर सिल्वेस्ट्रे को जो है भारत छोड़ने को कहा। और इसके साथ साथ दोस्तों भारत ने एक बड़ी बात ये भी बोली, कनाडा जो है उन लोगों को अपने यहाँ जगह देता है, अपने यहाँ पनाह देता है जो लोग भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। इसलिए कनाडा जो है एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट को पनाह देने वाला एक देश है। और जब मामला जो है ज्यादा बढ़ गया तो भारत ने कैनेडियन जो लोग हैं उनको जो वीजा देने के प्रोसेस है उसको भी टेम्परेरी बंद कर दिया। और कनाडा के जो 5 आइज सहयोगी देश हैं उन्होंने भी इस बारे में चिंता जाहिर की और कहा कि भारत को जो है कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ सहयोग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी भारत की इस मामले में निंदा नहीं की। और इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान की जो सरकार है उसने भी बहती गंगा में जो है हाथ धोने की सोची और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का टेरिटोरियल किलिंग का जो नेटवर्क है वो अब ग्लोबल हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल लॉ और स्टेट सॉवरेनिटी के जो यूएन सिद्धांत है उनका वायोलेशन है। और इन सारे घटनाक्रम के बाद दोस्तों जो पन्नू है वो एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो कहता है कि कनाडा में जो भी हिंदू लोग रह रहे हैं वो लोग तुरंत कनाडा छोड़ दें और भारत चले जाएं। वो कहता है कि ये जो हिंदू लोग हैं वो कनाडा में कनाडा के खिलाफ काम करते हैं। दोस्तों बाद में जो है पन्नू के इस वीडियो को इंटरनेट से हटा दिया गया और कनाडा के जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है डोमिनिक लेब्रैंक, उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर कैनेडियन हिंदुओं को टारगेट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उन वैल्यूज के अगेंस्ट है जिनको हम कैनेडियन होने के नाते प्यारा समझते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ एनडीपी के जो लीडर है जगमीत सिंह और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर है पीरे पोलिएवरे, उन्होंने भी जो वीडियो है इसको शेमफुल और हेटफुल बताया। तो दोस्तों चलिए अब उन एक्टिविटीज पर भी बात कर लेते हैं जो हाल ही के वर्षों में कनाडा में भारत के अगेंस्ट हुई है। तो दोस्तों वैसे तो कनाडा जो है शुरू से ही उन लोगों को अपनी यहाँ शरण देता हुआ है जिनका भारत में क्रिमिनल या टेररिस्ट रिकॉर्ड है, खासकर खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको। जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं वो भारत से भागकर कनाडा की जो है नागरिकता लेते हुए आए हैं और वहीं से जो है भारत की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर हमला करते हुए आ रही हैं। लेकिन दोस्तों साल 2002 में टोरंटो में पंजाबी लैंग्वेज की एक वीकली मैगजीन सांझ सवेरा में इंदिरा गांधी के जो मर्डर हुआ था उसको लेकर जश्न मनाया गया। इंदिरा गांधी के मर्डर में जो लोग शामिल थे उनकी जो फोटो है वो अपने कवर पेज के ऊपर एक हीरो की तरह लगाई। और उसके बाद दोस्तों साल 2022 में निज्जर ने जो है ब्रैम्पटन में खालिस्तान के समर्थन में एक रेफरेंडम कराया। तो इस
सीधा सीधा भारत की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर हमला था। और साल 2023 में जो है दोस्तों ब्रेंटर और ओंटारियो की सड़कों पर प्रो खालिस्तानी सेंटीमेंट्स द्वारा भारत की जो पूर्व पीएम है इंदिरा गांधी, उनका जो मर्डर हुआ था उसका जश्न मनाते हुए एक परेड निकाली गई। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों के बीच जो रिलेशन उनको तनावपूर्ण बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो ये दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं वो अभी शुरू हुए हों। तो दोस्तों दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण रिश्तों की जो शुरुआत है वो साल 1948 से शुरू हो गई थी, जब कनाडा ने कश्मीर में जो है जनमत संग्रह का समर्थन किया था। इसके बाद दोस्तों साल 1980 में जब पंजाब में उग्रवाद का दौर चला हुआ था तो बहुत सारे जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है वो भारत से भागकर कनाडा में जो है पहुंच गए और कनाडा ने उनको जो है अपने यहाँ की नागरिकता दी थी। और 1982 में जो है एक खालिस्तानी समर्थक सुरजन सिंह गिल ने कनाडा के वैंकूवर में जो है निर्वासित खालिस्तानी सरकार की जो है वो स्थापना की थी। और साल 1985 में जो है बब्बर खालसा के लोगों ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट के अंदर जो है बॉम्ब लगा दिया था, जिसमें कनाडा के ही 285 लोगों की जान चली गई थी, जिससे जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते है वो और ज्यादा खराब हो गए थे। इसके बाद दोस्तों 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तब भी कनाडा ने इसके ऊपर जो है ऐतराज जताया था और भारत के ऊपर एनपीटी पर साइन करने के लिए दबाव डाला। दोस्तों ये जो एनपीटी है ये दुनिया के सभी देशों के बीच में एक संधि है और इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 1967 के बाद जिन देशों ने जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं उनको अपने वेपन डिस्ट्रॉय करने होंगे। इसलिए भारत जो है इस संधि को एक तरफा कहते हुए इसका विरोध करता आया है, क्योंकि इस संधि में जो 1 जनवरी 1965 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए भारत ने आज तक जो है इस संधि के ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। और दोस्तों साल 1998 में भी जब दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए थे तब भी दोनों देशों ने जो है अपने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। अब दोस्तों ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके नतीजे क्या होंगे अगर इस पर बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है और अन्य जो दूसरी कम्युनिटीज है भारतीय मूल की, उनके बीच में जो खाई है वो और चौड़ी हो जाएगी और वहां जो दोनों के बीच में जो तनाव होगा उसका जो असर है वो भारत में भी देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भारत में जो सिख है वो दूसरी कम्युनिटीज की नफरत का जो है वो शिकार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, साल 2023 में 2.78 लाख स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में स्टडी करने के लिए गए। जब ये स्टूडेंट्स जो है भारत से कनाडा में जाते हैं तो कनाडा में जो है उनकी इकोनॉमी और कल्चर को बहुत ज्यादा फायदा होता है और यही जो स्टूडेंट्स है वो कनाडा में खासकर जो कम सैलरी वाली सर्विस होते हैं उनको करते हैं। और इसके साथ साथ जब ये स्टूडेंट्स वहाँ पर रिसर्च करते हैं तो कनाडा में जो है इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। अगर दोस्तों ये संबंध ऐसे ही खराब रहे तो कनाडा में जो है स्टूडेंट्स का जाना वो कम हो जाएगा, जिससे कनाडा को जो है भारी नुकसान होगा। और इसके साथ साथ भारत के उन स्टूडेंट्स को भी भारी नुकसान होगा जो कनाडा में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भारत और कनाडा के बीच जो CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो है चर्चा चल रही थी। इससे जो इंडिया और कनाडा के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये रिलेशन के खराब होने से ये बातचीत जो है अब रुक गई है। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है इंडो पैसिफिक इंस्टीट्यूशन है उनमें जो कनाडा के शामिल होने पर भी जो है रुकावट पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों दोनों देश जो है कॉमनवेल्थ, G7 और G20 जैसे इंटरनेशनल मंचों पर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते थे। संबंधों के जो है खराब होने से ऐसा अब जो एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हुए कम ही दिखाई देंगे। तो अगर दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक टेंशन है ये ऐसे चलता रहा तो इसका जो असर है वो दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में जो है दोनों देशों के बीच 8.3 अरब डॉलर का जो है बिजनेस हुआ, जो कि अगले साल बढ़कर 8.4 अरब डॉलर पहुंच गया था। एशिया पैसिफिक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं उन्होंने भारत में जो लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसके अलावा कनाडा की जो है 600 कंपनियां भारत में काम कर रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों भारतीय जो कंपनी है उन्होंने भी कनाडा में जो है 40,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर ये तनाव ऐसे चलता रहा तो ये जो दोनों देशों के बीच में ये व्यापार और जो बिजनेस चला हुआ है ये भी इससे प्रभावित होगा। और दोस्तों अंत में मेरा तो यही मानना है कि दोनों देशों को जो है खालिस्तानी अलगाववाद से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको जो है सक्रिय बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। और जब ये बातचीत हो तो दोनों देशों को जो है एक दूसरे की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों दोनों देशों को जो है अपने रिश्ते यूएस, चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ सावधानी के साथ बैलेंस रखने चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर ये देश किन्हीं दो देशों के आपसी झगड़े के अंदर घुसते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो अभी खराब चल रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो है अच्छे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।